हेलो एवरीवन, यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जाम 2025 ऑप्शन सब्जेक्ट पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर है फर्स्ट। वो यहाँ इस क्लास में एनालाइज करने वाले हैं हिंदी मीडियम में राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आप अगर 2026 या 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका ऑप्शन पीएसआईआर है या रखने वाले हो तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप सबको पता हो कि आपके ऑप्शन में 2 पेपर होते हैं जो टोटल 500 के होते हैं, यानी एक पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का समय होता है। और आपका एक सुबह पेपर होता है जो हो गया ये पेपर फर्स्ट, और पेपर सेकंड आपका शाम की बारी में होगा। और ऑप्शनल पेपर के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके 2 सेक्शन दिए गए होते हैं, जहाँ पर आपको सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन 1 होता है वो कंपलसरी होता है करना, और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो भी आपको कंपलसरी होता है करना, और 3 अन्य क्वेश्चन करने होते हैं। यानी टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं आपके ऑप्शनल पेपर के अंदर, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंपलसरी होता है, जो हम आगे देखने वाले हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक चीज है, क्योंकि जीएस पेपर से अलग होता है आपका ऑप्शनल पेपर, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए। और आपका 3 घंटे का समय मिलता है और 250 मार्क्स का आपका पेपर होता है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका इस पेपर के अंदर जो पीएसआईआर का फर्स्ट पेपर है, पीएसआईआर का फर्स्ट पेपर है, जिसके अंदर आपकी क्या आते हैं, राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय राजनीति। तो ये आपके फर्स्ट पेपर में दिया गया है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन पॉलिटिक्स है वो आपके फर्स्ट पेपर के अंदर आने वाली है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर है, शाम को आपका सेकंड पारी में पेपर सेकंड होगा। तो सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए दिया गया है, यहाँ पर सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, तो उसके अंदर सब क्वेश्चन दिए गए जो ए बी सी डी ऐसे करके। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 है वो आपको कंपलसरी है करना पड़ेगा। ये जो आपके 5 क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 में जो सब क्वेश्चन है 5, वो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, और वो क्या है आपके 10-10 अंक के हैं। जैसे ये आपका सबसे पहले देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर राजनीति सिद्धांत के अध्ययन के दार्शनिक उपागम को समझाइए। तो ये आपका कितने 10 मार्क्स का है, और आपको यहाँ पर 150 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। तो ऐसे आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए, यानी पहला क्वेश्चन आपका 50 अंक का हो गया। और ऐसे ही आपको जो सेक्शन बी है उसके अंदर 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपका 50 अंक का होगा, और बाकी आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 3 क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ऐसे ही आपको ए बी सी 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जो एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा और बाकी आपके 15-15 मार्क्स के। तो ऐसे आपको यहाँ पर 3 जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है, जहाँ पर ए बी सी डी अलग अलग होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपका जो ऑप्शनल पेपर है वो अलग होता है जी से। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका जो पॉलिटिकल थ्योरी है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पीएसआईआर के अंदर, आपने अगर थोड़ा पढ़ा होगा तो जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट है, जो आपका राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें मीनिंग एंड अप्रोच दिए गए हैं, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको ये पेपर देखकर ऐसे लगा आपने पीवाईक्यू किए है, तो कि लगभग 30 से 40% जो पेपर है वो आपका थीम्स बेस्ड होता है या रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे लगा कि आपने ये पेपर पहले देखा है और आपके जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन पेपर क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि थीम्स वही रिपीट हो जाती है। जैसे ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये काफ़ी बार रिपीट हुई है, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मिलेगा, उसका आंसर भी आपको अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका ऑप्शनल पेपर है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे थिंकर्स है, थ्योरीज है ऐड करने पड़ेंगे पीएसआईआर के अंदर। तो सबसे पहला एक्सप्लेन द फिलोसफिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के दार्शनिक उपागम को समझाइए। अब जो पहला ही टॉपिक दिया गया आपका सिलेबस के अंदर, क्योंकि सिलेबस आपका फर्स्ट होता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का दार्शनिक उपागम है, जिसे मानक या आदर्शात्मक उपागम कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि राजनीति में क्या होना चाहिए और किस बिंदु पर केंद्रित होनी चाहिए, ये उपागम होते हैं आपके जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके अंदर। या आपको जैसे कि जो एक अच्छे समाज और सरकार के आधार पर क्या होना चाहिए, ये भी आपको, जैसे क्या केंद्र बिंदु है आपकी सरकार के, या फिर क्या मूल्य आधारित है, या प्रमुख जो विचारक है वो भी आपको ऐड करने होते हैं, चाहे वो प्लेटो हो, अरस्तु, रूसो, जॉन लॉक या रोल्स हो या अन्य विचारक है, वो भी आपको पॉलिटिकल थ्योरी के साथ ऐड करने होते हैं। अब ये आपने पढ़ा है तो ही आपको ये समझाएगा, अदरवाइज आपको ये लगेगा कि ये क्या चल रहा है। तो हम जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, यहाँ पे आंसर को नहीं देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका पॉलिटिकल थ्योरी से। सेकंड आपका भी बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में समानता तथा उदारवाद के मध्य संबंध पर टिप्पणी लिखिए। जो आपका मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव है, जो कि आपके सिलेबस के अंदर अच्छे से दिया गया है,
वहां से ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया, यानी बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में समानता और उदारवाद के बीच जो जटिल संबंध है, क्योंकि उदारवाद क्या है, उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता जोर देता है, और वहीं बहुसंस्कृतिवाद क्या है, वो एक समूह की पहचान को यहाँ पर आधार मानता है। तो जो बहुसंस्कृतिवाद है और उदारवाद के बीच यहाँ पे आपको जो मध्य संबंध है वो यहाँ पे बताना है। तो ये भी आपका क्या जो थ्योरी स्टेट है या आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वहां से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आपका शक्ति पर मैकफर्सन के दृष्टिकोण को यहाँ पर समझिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, जो मैकफर्सन है, CB जो मैकफर्सन है ये आपके पॉलिटिकल थिंकर है। तो उनकी जो शक्ति की अवधारणा है, जैसे पूंजीवाद समाज के संदर्भ में देखते हैं ये जो मैकफर्सन है, तो उनकी जो शक्ति और पूंजीवाद है कैसे उनको यहाँ पर लोकतांत्रिक शक्ति की आलोचना करते हैं, तो वो यहाँ पर आपको दर्शाना है। और ये आपका जो शक्ति वाला टॉपिक है उसके अंदर आपका अच्छे से दर्शाया गया, जो शक्ति वेदता विचारधारा उसके अंदर आपका ये दिया गया। तो नेक्स्ट आपका डी, इतालवी और जर्मन ब्रांड के फासीवाद के बीच अंतर का उल्लेख कीजिए। अब ये जो फासिज्म है उस पर आपका दिया गया, जो आपकी क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, राजनीतिक विचारधारा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपका थ्योरी वाला और स्टेट थ्योरी, और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं, जो उनकी थीम्स रिपीट होती है। ये बड़ा अच्छा है कि आपके PSIR के अंदर, और ऐसा हर ऑप्शन सब्जेक्ट के अंदर होता है, ये नहीं कि आपका PSIR के अंदर, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो बार बार आपकी थीम्स वो रिपीट होती रहती है। तो ये आपका जो इतालवी और जर्मन ब्रांड के फासीवाद के बीच का अंतर का उल्लेख यहाँ पर आपको 150 शब्दों में करना है। अब जैसे हम समझे कि जो इतालवी और जर्मन फासीवाद है, जो कि नाजीवाद भी हम कह सकते हैं, दोनों ही अधिनायकवादी विचारधाराएं थी, लेकिन उनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी थे जो हम यहाँ पर दर्शाने हैं। जैसे इतालवी फासीवाद था जो कि मुसोलिनी पर आधारित था, या फिर जर्मन नाजीवाद यहाँ पर कह सकते हैं कि हम हिटलर है उस पर आधारित था। तो ये आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐड करने, और उनकी जो कुछ जैसे विचारधारा या कुछ उद्देश्य थे, आइडिया थे, वो भी यहाँ पर हम दे सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके 150 शब्दों के उनमें आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना होता है, क्योंकि ये मान के चलो कि अगर आप 150 शब्द का रखिए तो यहाँ पर 140 वर्ड लिख रहे हो, 140 शब्द लिख रहे हो, तो आपके जो पॉलिटिकल थिंकर है, थ्योरी है, यहाँ पे ऐड करे उसमें ही कंप्लीट हो जाता है। तो ज्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन वही है अगर नहीं किया अच्छे से प्रैक्टिस तो फिर नहीं लिखा जाए। नेक्स्ट है लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन हमने ये देखा, सेकंड और थर्ड, फोर्थ और 5, यहाँ 5 क्वेश्चन पूछे गए। जो लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए क्या है। जो आपने इलेट थ्योरी सुनी होगी, इलेट ऑफ थ्योरी डेमोक्रेसी की, जो डेमोक्रेसी की इलेट थ्योरी होती है, जो लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत है, जो आपने इलेट थ्योरी पढ़ी होगी, अगर आपने ये ऑप्शन सब्जेक्ट पढ़ा है PSIR का थोड़े बहुत भी आपने, तो यहाँ पे आप इसको समझा सकते हो इलेट थ्योरी को कैसे, कि जो वास्तविक शक्ति है हमारे समाज की, या हम ये कह सकते हैं जो अभिजात वर्ग है, या हमारी जनता की क्या भूमिका इसके अंदर, जो इलेट थ्योरी डेमोक्रेसी के अंदर, वो यहाँ पे आपको दर्शाना है। तो ये है आपके 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 आपके सब क्वेश्चन दिए गए वो है आपके यहाँ पर, जो कि आपके 50 अंक के हैं, आपको 150 शब्दों के अंदर लिखना है। ये आपका कंपलसरी है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अंदर आप हमने साथ में देख लिया कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थिंकर और आइडियोलॉजी, और साथ में जो आपका शक्ति वेदता विचारधारा वाला टॉपिक है वहां से पूछा गया, और साथ ही आपका जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, थिंकर है, उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर यह है कि आप ये करना चाह रहे हो क्वेश्चन तो कर सकते हो, नहीं तो आप तीसरा कर सकते हो या चौथा कर सकते हो, क्योंकि आपको 3 ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करने का। तो ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, जो आपका 20 मार्क्स का है पहला, बाकी आपके 2 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के। तो राज्य का मार्क्सवादी उदारवादी परिप्रेक्ष्य क्या है, दोनों के बीच सैद्धांतिक अंतर किन आधारों पर स्थापित है, व्याख्या कीजिए। अब जो राज्य की मार्क्सवादी और उदारवादी जो धारणा है, जो स्टेट की, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी थ्योरीज ऑफ स्टेट है, जो थ्योरीज ऑफ स्टेट वाले पार्ट में हम पढ़ते हैं, जो कि राज्य के सिद्धांत है, हमारे राज्य के सिद्धांत है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टेट सोवरेनिटी और या मार्क्सिस्ट या प्लूरिस्ट या पढ़ते हैं। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन दिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो, जैसे कि राज्य की कैसी प्रकृति है, यहाँ पर जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, जो राज्य एक वर्गधारी संस्था है, हम पढ़ते हैं, जो शासक वर्ग, पूंजीपति वर्ग या सरवारा वर्ग, उनके बारे में आप पॉइंट दे सकते हो, या राज्य के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, जैसे पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए,
रखने के लिए वर्ग संघर्ष जो हम पढ़ते हैं, वर्ग संघर्ष जो जो हमारी मार्क्सवादी धारणा है उसको, या फिर राज्य का अंत कैसे, जैसे मार्क्स का मानना है कि सरवारा क्रांति के बाद राज्य धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, जो हम वर्गहीन समाज है उसके बारे में पढ़ते हैं। या फिर सेकंड यहाँ पे जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के बाद आपको यहाँ पर उदारवादी लिबरलिज्म परिप्रेक्ष्य भी आपको देना, अप्रोच भी यहाँ पर बतानी है। तो जैसे कि उदारवादी के अंदर आप पॉइंट दे सकते हो कि राज्य की प्रकृति कैसी है, या राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य की भूमिका क्या है। तो ऐसे करके आप हर पॉइंट को यहाँ पे लिख सकते हो। और फिर क्या करें, दोनों के बीच सैद्धांतिक अंतर किन आधारों पर स्थापित है। तो यहाँ पे राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति के बीच में हम पॉइंट लिख सकते हैं। राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वर्ग संबंध क्या होना चाहिए, या भविष्य का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन के अंदर हम उस पॉइंट को, हर पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपका 20 मार्क्स का, ये आपको याद रखना है। और ये आपको क्या है, 250 वर्ड्स में लिखना है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, बाकी आपके 15-15 है। ये आपको नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। कार्ल पॉपर खुले समाज की अपनी दुश्मनों के खिलाफ एक बचाव प्रस्तुत करते हैं, विस्तार से समझिए। अब पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया कार्ल पॉपर पर, जो पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपके पॉलिटिकल थिंकर है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, वहां पर आप PYQ उठाकर देखना, तो वहां पर भी पूछा गया। अब आपको कार्ल पॉपर पर क्वेश्चन लिखना है, तो आपको जो कार्ल पॉपर ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, द ओपन सोसाइटी एंड द एनिमीज, एक पुस्तक लिखी। तो उस पुस्तक को आप यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस के रूप में दे सकते हो अपनी, जो सबसे पहले लिखो तो उस पुस्तक को कि खुले समाज और उसके शत्रु के बारे में कार्ल पॉपर ने क्या कहा था, जो कि अपनी दुश्मनों के खिलाफ एक बचाव प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर जो खुले समाज के दुश्मन के जो ओपन सोसाइटी अगेंस्ट जो एनिमीज है उसके बारे में ऐतिहासिक नीतिवाद, या हम सर्वागीणवाद को लिख सकते हैं, या फिर अन्य जो यूटोपियाई सामाजिक इंजीनियरिंग थी उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। साथ ही उसको कैसे खुले समाज से बचाव कर सकते हैं। तो कुछ हमें क्रिटिकल आलोचनात्मक तर्क संगत भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में या लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये कार्ल पॉपर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 30 से 40% क्वेश्चन है वो PYQ बेस्ड ही होते हैं, वो थीम से रिपीट होती है। आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको यहाँ एक पेपर देखने से नहीं पता चलने वाला। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो तीसरा है उसके अंदर दिया गया रोल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है। रोल्स ने अपने विधारणात्मक न्याय की अवधारणा के विकास में उदारवादी और सामंतवादी दृष्टिकोण का किस प्रकार उपयोग किया है। ये क्वेश्चन जो आपने जॉन्स रोल्स ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को विकसित करने के लिए क्या किया था, उदारवादी और सामंतवादी दृष्टिकोण का वहां पर उपयोग किया था। यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। अब उदारवादी दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो सकता है जो यहाँ पर दिया गया है। सेकंड, आपका जो मूल स्थिति और ज्ञान का पर्दा के बारे में, जो कि उन्होंने मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन और वैल्यू ऑफ इग्नोरेंस की कल्पना की थी रोल्स ने अपने जो जस्टिस ऑफ थ्योरी के अंदर, तो वो यहाँ पर दे सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रोल्स पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक साल छोड़कर या लगातार भी मिल सकते हैं। तो ये था दूसरा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पूछा गया, राजनीतिक सिद्धांत के जो व्यवहारवादी और संस्थावादी उपागम का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। क्वेश्चन नंबर 3 ने राज्य ने व्यक्तित्व अंत करके मानव सभ्यता की गंभीर हानि की है, जो कि हर विकास का आधार है, महात्मा गांधी। अब जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, थिंकर्स है, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया। और एक क्वेश्चन आपको जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, थॉट है, उनके बारे में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। और ऐसे ही आपको एक जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उनके बारे में थिंकर है, उनको भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ही राजनीति है, यह नारा किस प्रकार से महिलाओं के शोषण और भेदभाव को सूचित करता है, वर्णन कीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 4, लोक की संविधानवाद, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की अवधारणा से पश्चिमी लोकतंत्र को आकार दिया गया है। अब यहाँ पे जॉन लॉक के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, जो थिंकर है थॉट्स है उन पर, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे इंडियन। नेक्स्ट, अन्ना अरेटविटा एक्टिविटा की कुछ श्रेणियों का विश्लेषण किया था, स्पष्ट कीजिए। ये पूछ रखा है यहाँ पे, क्या आप मानते हैं कि सहमति से प्राप्त वेता अथवा मतोरोपण से निर्मित वेता राजनीतिक शासन को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक तत्व है? अपने उत्तर को उपयुक्त धारणा के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये सेक्शन ए में जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट है वो है आपके ये 4 क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी था, बाकी आप यहाँ से एक क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको ये हार्ड लग रहा है। तो बाकी आप जो सेक्शन बी है इंडियन पॉलिटिक्स, वहां से कर सकते हो, या फिर आपको ये लग रहा है कि मैं ये यहाँ से कर सकता हूँ, तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो, एक वहां से कर सकते हो। तो ऐसे आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने। तो पेपर का लेवल है वो इंडियन जो
जो पॉलिटिकल थिंकर है उसका सेम ही रहता है। मैंने बता दिया कि जो 40 से 30-40% है वो PYQ बेस्ड थीम्स है, वो रिपीट होती रहती है यहाँ पर बार बार, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। बस ये है कि कुछ जैसे यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी के अंदर है मतोरोपण, तो ये ऐसे आप इसको इंग्लिश के अंदर पढ़ सकते हो, तो ये आपके लिए आसान हो सकता है। या ऐसे आपको वीटा एक्टिविटा, तो ये आपका क्या है, थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट होता है पेपर, तो थोड़ा सा आपको समझने में होगा। अदरवाइज PSIR है वो इतना भी हार्ड नहीं है, अच्छे स्कोर आते हैं, काफ़ी हिंदी मीडियम से है लेकिन वो सामने नहीं आते हैं हमारे। तो ये था हमारा सेक्शन ए। अब चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी यहाँ पर आपका जो भारतीय राजनीति हम पढ़ते हैं, भारतीय राजव्यवस्था यहाँ पर पढ़ते हैं, उससे जो हमारा GS पेपर सेकंड है उससे लगभग आपका जो 80-90% है वो रिलेट करता है आपका GS पेपर 2 यहाँ पर पूरा का पूरा। और यहाँ पर जो बुक पढ़ते हैं वो हम M लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं लगभग, और साथ में हम जो हमारी NCERT है 11th और 12th की वो पढ़ते हैं। तो ये आपका पूरा सेक्शन बी है वो आपका क्या है, यहाँ पर भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटिक्स पर ही आधारित है, जो आपको सिलेबस में देखा हो तो आपको पता होगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये आपका कंपलसरी है करना, तो क्वेश्चन नंबर 5 वही चीज़ें आपको 50 अंक के 5 क्वेश्चन दिए गए। सबसे पहले 1857 के पश्चात और स्वतंत्रता से पहले किसान आंदोलन को संक्षिप्त में समझाइए। अब जो 1857 की क्रांति थी ये हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया गया। अब ये मत सोचना कि ये कहाँ से आ गया, जो हमारा पहला ही टॉपिक दिया गया है सिलेबस के अंदर ये वहीं से ही पूछा गया है। जो हमारा भारतीय राष्ट्रवाद वाला टॉपिक है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया, और वहां से लगभग 2-3 क्वेश्चन आपके लगभग आते ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दलित परिप्रेक्ष्य पर टिप्पणी कीजिए। भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारण कुछ संवैधानिक संशोधनों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये यहाँ से पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, सिलेबस उठाकर देखना। तो सबसे पहला टॉपिक जो दिया गया है 1857 की क्रांति थी, आपने हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं तो यहाँ भी हमें पढ़ना पड़ेगा। जो एक टॉपिक दिया गया किसान आंदोलन थे जो जितने भी, उनको यहाँ पर से एवलेट करना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दलित परिप्रेक्ष्य पर टिप्पणी कीजिए। जो दलित पर्सपेक्टिव था इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर उसको यहाँ पर दर्शाना है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और एक चीज हमारे यहाँ की जैसे हिस्ट्री के अंदर लिखते हैं हम GS पेपर फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन, तो वहां पर हम जो थिंकर है उनको या थॉट्स है वो नहीं ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर थिंकर्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप जो हमारे इंडियन थिंकर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है या हमारे महात्मा गांधी जी, उनको ऐड करते चलिए, तो इससे आपका थोड़ा सा आंसर है वो अलग होगा GS पेपर से और ऑप्शनल पेपर का। नेक्स्ट है भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारण कुछ संवैधानिक संशोधन हुए थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे हमारे, जैसे पहला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में, तो वो यहाँ पर वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे और भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में या DPSP में है तो उनको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट है 2019 के पश्चात जम्मू और कश्मीर में बदलते राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को रेखांकित कीजिए। अब यहाँ पर आपका जो GS पेपर सेकंड के अंदर आपको पॉलिटिकल वाले में क्या आता है, करंट अफेयर से रिलेटेड, तो यहाँ पर भी आता है। तो ये क्वेश्चन 2019 में जो 370 को हटाया गया था, और ये क्वेश्चन आपका GS पेपर सेकंड में भी पूछा गया था। जो एक्ट था 2019 का उसको यहाँ पर पूछा गया था GS पेपर सेकंड में, और यहाँ पर क्या पूछ लिया 2019 के पश्चात जम्मू कश्मीर में बदलते राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को रेखांकित कीजिए। ये GS पेपर सेकंड में भी पूछा गया है, और यहाँ पे ऑप्शनल पेपर PSIR के अंदर भी पूछ लिया। 370 को हटाया गया था और मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और ये द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस था, वहां पर बार बार उसके आर्टिकल आ रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पे 2019 के बाद यहाँ पर काफी सारे बदलाव किए गए थे, चाहे वो गवर्नर को लेकर या अन्य, तो वो न्यूज में था। तो ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुआ है, टिप्पणी कीजिए। अब एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो GS पेपर सेकंड के अंदर भी पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा जाता है, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, और GS पेपर सेकंड के अंदर इस बार जो चाइल्ड कमीशन था उसके बारे में पूछ रखा था, और यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पहले भी पूछा जा चुका है इसी पेपर के अंदर GS PSIR के अंदर। तो ये आपके बेसिक से क्वेश्चन कह सकते हो, ये करंट अफेयर से, बाकी ये आपके 3 जो पहला टॉपिक दिया गया, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका 20 अंक का है। वैसे ही संसदीय समितियां विधायी प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। यह संसद के दोनों सदनों के बीच पारस्परिक परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन के अवसर प्रदान करती है, विवेचन कीजिए। जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज है
उनके बारे में यहाँ पर पूछा, और पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में जीएस पेपर सेकंड में भी पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, और यहाँ पर भी पूछा गया, और प्रीलिम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है। जो हमारी कमेटियाँ हैं पार्लियामेंट्री कमेटियाँ, तो उनकी जो हमारी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उनके बीच में ये कैसे यहाँ पर जो क्रॉस पोलिनेशन है कैसे कार्य करती है वो डिस्कस करना है। यहाँ पे ये 20 अंक का क्वेश्चन है, तो आपका काफी बड़ा है, तो आपको यहाँ पर सारी समितियां याद होगी, और आपको लोकसभा और जहाँ राज्यसभा कि आप बीच कैसे क्रॉस पोलिनेशन कैसे अवसर प्रदान करता है वो यहाँ पर देना है संसद के दोनों सदनों के बीच। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 का बी है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार की प्रकृति तथा संवैधानिक प्रावधानों का परीक्षण कीजिए, अपने उत्तर का समुचित उदाहरणों द्वारा मूल्यांकन कीजिए। अब ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारे जुडिशरी की जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बारे में। अब जो हमारा संविधान के अंदर जो हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार का वो क्षेत्राधिकार है, जुडिक्शन है, वो किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है? सबसे पहले हम आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। 143 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार क्या है? संविधान के 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को जो किया करता है, कुछ कानूनों पर राय देता है। यहाँ पर राष्ट्रपति को यहाँ पर कुछ क्या देता है? राय देता है, तो वो बाध्यकारी भी नहीं है। तो यहाँ पर पूरा हमें जो हमारे जो एम लक्ष्मीकांत बुक है उसके अंदर हमारा अच्छा सा दिया गया है, जो कि और ये प्रीलिम्स में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, मेंस में भी जीएस पेपर सेकंड में भी पूछा गया। तो काफी ना सिमिलरिटी है जीएस पेपर 2 में, आप समझ रहे होगे। जिनको नहीं पता है जीएस पेपर सेकंड और यहाँ पर पीएसआईआर के अंदर काफी सिमिलरिटी है, तो ये आपका यहाँ पर बेनिफिट होता है इस पेपर के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी है, भारतीय राजनीति में हाल ही में परिवर्तनों ने संघवाद की भावना को भारत से विनिष्ट नहीं होने दिया है, इस कथन का समुचित उदाहरणों द्वारा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब जो संघवाद है फेडरलिज्म से, वो इस बार जीएस पेपर 2 के अंदर ऐसा ही लगभग सा क्वेश्चन पूछा गया, तो संघवाद को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी की बाधाओं का स्पष्ट कीजिए। अब जो पंचायती राज है हमारा, उसके अंदर जो वुमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन है उस पर यहाँ पे पूछा गया। तो लोकल गवर्नमेंट है हमारी, लोकल गवर्नेंस जिसे पंचायती राज बोलते हैं, और ये हमारे सिलेबस में अच्छे से टॉपिक दिया है जो जीएस पेपर सेकंड में भी है और यहाँ पर भी है। ये तो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जो भी, भारत में राजनीतिक सक्रियता के लिए जाति एक महत्वपूर्ण दूरबीन है, जाति जनगणना लोगों की आकांक्षाओं को कैसे पूरा करेगी। अब ये क्वेश्चन आपका पूछने का तो वैसे सिलेबस में दिया गया स्टैटिक वाला पार्ट, लेकिन जो जाति आधारित जनगणना है उस पर काफी सारे आर्टिकल देखने को मिले थे, और हमने डिस्कस भी किया था कि जो जाति आधारित जनगणना है, और इस पर एक क्वेश्चन और भी देखने को मिलेगा इसी पेपर के अंदर जो हम देखने वाले हैं। तो ये आपका ये कर सकते हो कि अभी जो आपकी जाति आधारित जनगणना 2027 के अंदर सेंस में होने वाला है, उस पर ये आपका करंट अफेयर के साथ रिलेट करके पूछा गया, लेकिन स्टैटिक के साथ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेवन सी, भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक बहस चल रही है, इसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके लिए काफी ज्यादा आर्टिकल अभी तक आ रहे हैं। अभी तक जो हमारे ज्ञानेश कुमार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको लेकर, क्योंकि जो बिहार के अंदर अभी इलेक्शन है आप सबको पता है, और वहाँ पे जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लाया गया था उस पर हमने एक डिस्कस भी किया था एक क्लास के अंदर, तो वो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। जो यहाँ पर जो दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो चल रही थी, तो वो काफी ज्यादा न्यूज में था इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे आपका करंट अफेयर से रिलेट करके यहाँ पे आपको लिखना है इस क्वेश्चन को अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका, जनसंख्या जनगणना 2027 कराने के निर्णय में भारत में परिसमन पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है, इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। सेंसस है 2027 में जो होने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अभी मैंने बताया था कि जाति जो जनगणना है वो यहाँ पर भी पूछ रखा है आपका। ये तो आपका ये कह सकते हो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूज में है 2027 के अंदर जो जनगणना होने वाली है, और जो डीलिमिटेशन है, डीलिमिटेशन पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर आपके इस पेपर के अंदर भी पूछ रखा है, और डीलिमिटेशन भी न्यूज में था, मैंने आपको एक क्लास के अंदर भी करवाया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण कीजिए कि किस प्रकार योजना एवं आर्थिक विकास के नेहरूवादी दृष्टिकोण ने भारत के आर्थिक नियोजन के आरंभिक चरण में आधुनिक भारत के आर्थिक विकास की नींव डाली थी। अभी आपके सिलेबस का स्टैटिक का टॉपिक है, वहां से पूछा गया है। नेक्स्ट है, उदाहरण समझाइए, किस प्रकार भारत में राजनीतिक दलों ने ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्ग को राजनीति की मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वंचित वर्गों को राजनीति की मुख्य धारा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी आपका जो स्टैटिक का टॉपिक है। तो अब आपको पेपर देख लिया कि आपको अब जरूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन 1 और 5 तो करने कंपलसरी है, बट यहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही है, आपको लग रहा है, तो आप यहाँ पर, क्योंकि इस पेपर का जो सेक्शन बी है वो हमारा क्या है, जीएस पेपर के साथ कोरिलेट करता है, तो थोड़ा सा ये है कि हम आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन।
लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी वाले पार्ट में हम थोड़ा सा क्या है कि हार्ड हो जाता है। अगर नहीं समझ आ रही है हमारे पॉलिटिकल थ्योरी तो फिर वहां पर हार्ड होता है। तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और 1 क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा है कि, और साथ में PSIR आपका GS पेपर 2 के साथ रिलेट है। तो अगर आपका PSIR है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि GS पेपर 2, और साथ में जो आपका एथिक्स का पेपर है जहाँ पर आपके थिंकर्स पूछे जाते हैं, इंडियन थिंकर्स हमने पेपर के अंदर एनालिसिस किया था, तो वो, और साथ में जो आपका एशिया का पेपर है उसके अंदर आपको थिंकर्स देने हैं, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वैसे सारे ही पेपर है, चाहे वो जियोग्राफी ऑप्शनल हो या हिस्ट्री, तो वो आपके सारे ही को रिलेट करते हैं। तो ये था पेपर, PDF टेलीग्राम पर डाल दिए, आप वहाँ से देखना। और आपका PSIR है तो ये मत सोचना कि हिंदी मीडियम से स्कोर नहीं आता, काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये था। और कंटेंट नहीं है, कंटेंट भी है, सब कुछ है अब यहाँ पर। तो आपको PYQ भी प्रैक्टिस करने लगभग 10 ईयर के, जिससे आपको पता चलेगा। और मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि 30-40% आपकी टीम से वो PYQ रिलेटेड ही आपको लगेगी सबसे पहले पेपर देखो। इसलिए थैंक यू। कैसा था पेपर आप भी कमेंट करके जरूर बताना।